स्क्रीन पर चमकते लाल हरे नंबरों के बीच फंसा एक तनावग्रस्त ट्रेडर और दूसरी तरफ मॉल में आराम से घूमता एक आम इंसान। करोड़ों रुपए संभालने वाले फंड मैनेजर के पास दुनिया भर के टूल्स हो सकते हैं, लेकिन आम ग्राहक के पास वो स्वाभाविक फायदा है जो किसी सॉफ्टवेयर के पास नहीं होता। पीटर लिंच ने मैगेलिन फंड को संभालते हुए सालाना 29% का रिटर्न कमाया। उनका पूरा निवेश दर्शन इस बात पर टिका था कि आपकी रोजमर्रा की खरीदारी की आदतें बाजार का सबसे सटीक डेटा साबित हो सकती हैं। बड़े फंड मैनेजर्स अक्सर ब्यूरोक्रेसी और कड़े नियमों में बंधे होते हैं। वे किसी छोटी कंपनी पर तब तक दांव नहीं लगा सकते जब तक वो पूरी तरह मशहूर न हो जाए और उसकी तिमाही रिपोर्ट्स हर किसी के पास न पहुंच जाएं। सुपरमार्केट में मैगी या एशियन पेंट्स के नए प्रोडक्ट्स की बढ़ती मांग का मतलब है कि आपके पास वो लाइव फाइनेंशियल डेटा है जो दलाल स्ट्रीट तक पहुंचने में हफ्तों लगा देगा। हालांकि केवल स्टोर में भीड़ देखना काफी नहीं है। निवेश से पहले आपको उस कंपनी के व्यवसाय को सही श्रेणी में रखना होगा ताकि आप सही उम्मीदें रख सकें। पहली श्रेणी है स्लो ग्रोअर्स। कोल इंडिया जैसी बड़ी सरकारी पीएसयू कंपनियां इसी श्रेणी में आती हैं। ये कंपनियां नियमित डिविडेंड तो देती हैं, लेकिन इनमें बहुत तेजी से बढ़ने की क्षमता कम होती है। दूसरी श्रेणी है स्टॉलवर्ड्स। टीसीएस या एचडीएफसी बैंक जैसे बड़े नाम जो मंदी के दौरान आपके पोर्टफोलियो को स्थिरता देते हैं, लेकिन इनकी ग्रोथ की रफ्तार सीमित होती है। तीसरी श्रेणी फास्ट ग्रोअर्स की है। पेज इंडस्ट्रीज या एस्ट्रल पाइप्स जैसे नाम जिन्होंने अपनी शुरुआत में तेजी से विस्तार किया। ये छोटी और आक्रामक कंपनियां ही पोर्टफोलियो में सबसे ज्यादा वेल्थ क्रिएट करती हैं। पीटर लिंच के अनुसार एक व्यक्तिगत निवेशक के लिए ये फास्ट ग्रोअर्स ही असली टारगेट होने चाहिए, क्योंकि इनमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की ताकत होती है। जब आप सही श्रेणी की पहचान कर लेते हैं, तभी आप ये तय कर सकते हैं कि किसी शेयर को कब तक होल्ड करना है और उससे कितने मुनाफे की उम्मीद रखनी है। चौथी श्रेणी साइक्लिकल्स की है। टाटा स्टील या सीमेंट सेक्टर की कंपनियां जिनका मुनाफा पूरी तरह से अर्थव्यवस्था के चक्र पर निर्भर करता है। पांचवी श्रेणी है टर्न अराउंड्स। ऐसी कंपनियां जो बुरे दौर से गुजर रही थीं, लेकिन अब टाटा मोटर्स या सूजलॉन की तरह फिर से पटरी पर लौटने की कोशिश कर रही हैं। और छठी श्रेणी एसेट प्लेस की है। वे कंपनियां जिनके पास छिपी हुई कीमती जमीन या कैश रिजर्व होता है, जिसे बाजार अभी तक पहचान नहीं पाया है। लिंच का ये ढांचा सीधे तौर पर भारतीय शेयर बाजार पर लागू होता है, जहां हर लिस्टेड कंपनी को इन 6 श्रेणियों में से एक में रखा जा सकता है। गंभीरता से, निवेशक अक्सर एक चक्र में फंसी कंपनी को गलती से परमानेंट फास्ट ग्रोअर समझ लेते हैं, और यही वो मोड़ है जहां सबसे ज्यादा नुकसान होता है। किसी फास्ट ग्रोअर को चुनने के बाद उसकी जांच करना जरूरी है। लिंच उन व्यवसायों को पसंद करते थे जिनके नाम साधारण हो, बिजनेस मॉडल आसान हो और जहां कंपनी के मालिक खुद अपनी कंपनी में हिस्सेदारी बढ़ा रहे हों। लेकिन सिर्फ ऑब्जर्वेशन ही काफी नहीं है। हमें गणित का सहारा लेकर ये देखना होगा कि क्या शेयर की मौजूदा कीमत उसकी भविष्य की ग्रोथ के मुकाबले सही है। यहाँ हम पीईजी रेशियो का उपयोग करते हैं। ये शेयर की पीई वैल्यू को उसकी कमाई बढ़ने की सालाना रफ्तार से भाग देकर निकलता है। अगर ये रेशियो 1 से कम है तो कंपनी की ग्रोथ की तुलना में शेयर अभी सस्ता है। अगला कदम है सुरक्षा की जांच। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो बताता है कि कंपनी पर संपत्ति के मुकाबले कितना कर्ज है। कर्ज कम और इक्विटी ज्यादा होने पर कंपनी के पास खराब दौर से लड़ने और सुरक्षित बढ़ने की क्षमता अधिक होती है। जब आप ग्राहकों की पसंद और इन 2 गणितीय पैमानों को मिलाते हैं तो आपके पास निवेश का एक ठोस फिल्टर तैयार हो जाता है, जो बाजार के शोर को कम कर देता है। ये पूरा फ्रेमवर्क तभी काम करता है जब आप में धैर्य हो। शेयर बाजार में सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब कीमतें गिरती हैं और निवेशक घबराहट में बेचने लगते हैं। कंपाउंडिंग का असली लाभ लंबे समय तक टिके रहने से मिलता है। निवेश की गई राशि में सबसे बड़ी बढ़ोतरी आखिरी कुछ वर्षों में दिखाई देती है, जब कंपनी की ग्रोथ का असर कई गुना बढ़ चुका होता है। इसके लिए जरूरी है कि आप बाजार की रोजमर्रा की सुर्खियों और मीडिया के डर को पूरी तरह नजरअंदाज करें और अपने रिसर्च पर भरोसा रखें। अब अपनी नजरें घुमाएं। अपने घर, ऑफिस या अपनी पसंदीदा दुकानों में देखें, ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिसकी मांग बढ़ रही है, लेकिन बाजार ने अभी तक उस कंपनी की रफ्तार को नहीं पहचाना है। निवेश का असली फायदा तब मिलता है जब आप केवल एक उपभोक्ता रहना बंद कर देते हैं और अपनी रोजमर्रा की आदतों को एक अनुशासित निवेश रणनीति में बदल लेते हैं।